गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटेट क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट जुलाई में आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम बहुत तेज़ी से रिवीजन स्टार्ट करेंगे और जितना अधिक से अधिक आपको मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियो को छोटा करके अधिक से अधिक आपको जो है मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो फ्यूचर में और दूं, तो उसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो सीटेट के रिगार्डिंग वो आप मुझसे शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, वक्त न बर्बाद करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये 2019 का CDP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसको हम बाय लैंग्वेज सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट? पहला है समावेशी शिक्षा, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा है मुख्य धारा शिक्षा, चौथा है एकीकृत शिक्षा। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको पहले बताया है कि RTE एक्ट जो होता है उसमें ये कहा गया है कि समाज के हर वर्ग के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो उन शिक्षार्थियों को हम जिस कक्ष में रखते हैं वैसी शिक्षा को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका होगा समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल सिस्टम? पहला ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षा या मेन स्ट्रीमिंग, दूसरा है विशेष शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन, तीसरा है बहु सांस्कृतिक शिक्षा या मल्टी कल्चरल एजुकेशन, चौथा है समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है और इसका आंसर भी सेम ही है, क्योंकि इसमें भी यही पूछा गया कि वह विचारधारा जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन होगा समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को चाहिए कि अ टीचर शुड वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंग स्टूडेंट्स, वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम। चौथा है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, मैक्सिमाइज कंपैरिजन अमंगस्ट स्टूडेंट। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, तो ऐसा वो नहीं कर सकती क्योंकि उसको सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है वह शिक्षार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो फ्रेंड, टीचर के लिए जो सांस्कृतिक एवं विभिन्नताएं एवं विविधता की होती है, इसको वो जो है वो एक सार्थक रूप में देख के इससे आपको और अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करती है, ना कि उसका विरोध करती है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत होता है। तो चौथा ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करती है। तो कभी भी टीचर जो होता है, NCF कभी भी ये नहीं कहता कि आपको विद्यार्थियों के बीच तुलना करनी है। तो इसका थर्ड ऑप्शन है यस, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे एवं महत्व दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, दे कॉपी आंसर रिटन बाय द टीचर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। चौथा है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, द टीचर फुल्ली कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी इसमें जानते हैं कि पहला ऑप्शन है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करें, तो हमें कभी भी NCF ये नहीं कहता कि आप बच्चों को याद कराओ। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। वे श्यामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करें, तो NCF कभी भी ये नहीं कहता कि आप बच्चों को नकल करके सिखाओ। आप कोशिश करो बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दो कि बच्चा खुद से करके सीखे। चौथा ऑप्शन आता है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो NCF ही कहता है कि शिक्षक को जो रूप है वो एक एजुकेटर ना होके एक फैसिलिटेटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों को कक्षा में प्रश्न, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बी डिस्करेज टू आस्क, नॉट टू अलाउड टू आस्क, टू स्टॉप फ्रॉम आस्किंग, बी इंकरेज टू आस्क। तो फिर जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हम बच्चों को हतोत्साहित नहीं कर सकते क्योंकि हमें बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है। दूसरा ऑप्शन है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो एनसीएफ कहता है कि हमें बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जहाँ बच्चा हमसे प्रश्न करे। तो ये ऑप्शन आपका गलत होता है, नंबर 2 भी गलत होता है। तीसरा है प्रश्न से पूछने से रोकना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आरटी एक्ट या एनसीएफ यही हमें कहता है कि हमें बच्चे को अधिक से अधिक अवसर देने हैं, और जब तक बच्चा हम उसको पूछने का अवसर नहीं देंगे वो बच्चा अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत होता है। चौथा ऑप्शन कहता है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बी इंकरेज टू आस्क। तो चौथा ऑप्शन जो हमको लग रहा है बिल्कुल राइट आंसर लग रहा है, और यही इसका राइट आंसर है कि हमें बच्चे को प्रेरित करना है कि वो जो है आपका अधिक से अधिक हमसे क्वेश्चन करे, ताकि बच्चे के मन का जो है वो हम समझ सकें कि उसको क्या सीखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्नर्स अकर्स? पहला है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। दूसरा है निर्देश एवं संचालन, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। तीसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, एक्सप्लोरेशन एंड इंटीग्रेशन। चौथा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें वो ऑप्शन टिक करना है जो नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन ठीक है, एक ऑप्शन ठीक नहीं है, तो हमें वो नहीं वाला ढूंढना है। पहला है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो फ्रेंड्स जब तक बच्चा पुनरावृत्ति नहीं करेगा तब तक वो उस चीज़ को परफेक्ट रूप से नहीं सीख सकता। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है निर्देश एवं संचालन। तो निर्देश एवं संचालन भी होता है कि जब तक हम बच्चे को इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्शन नहीं देंगे तो बच्चे को सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही माना जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। तीसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया ये तो सभी जानते हैं कि जो एनसीएफ कहता है कि बच्चे जो होता है वो खोज करता होता है, उसको हम एक्सप्लोर करने का हमें उसको प्रोवाइड करना चाहिए एटमॉस्फेयर। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो कंठस्थीकरण एवं स्मरण हमें बच्चे को जो है कंठस्थीकरण एवं स्मरण मतलब बच्चे को हमें कंठस्थ नहीं कराना है, हमें उसको रटाना नहीं है, हमें मेमोराइजेशन नहीं करना उसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ही ठीक माना जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के अगेंस्ट हैं। चौथा ऑप्शन ऊपर वाले क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खास में उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान से प्रस्तुत करता है? तो फ्रेंड इसके अंदर हमको 2 कॉलम दिए गए, हमको सही मैच करना है। एक तरफ है प्रतिभाशाली बालक, अधिगम आवश्यकता, सृजनात्मकता, अवधान कमी, अति सक्रियता, वृत्ति कम। दूसरी तरफ है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है। तीसरा है आसानी से विचलित होने की आदत है। चौथा है शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो फ्रेंड इसके हम जैसे देखें, पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली का इसमें कौन सा आपको जो है वो ठीक लग रहा है? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ये होगा नहीं। मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, ये माना नहीं जाएगा। तीसरा आसानी से विचलित होने की आदत है, ये भी नहीं होगा। चौथा है शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो पहला प्रतिभाशाली का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट इसमें आता है अधिगम अशक्तता। तो जैसा कि आप जानते हैं अधिगम अशक्तता वो होता है कि जब हम कोई भी चीज़ कंटेंट को पढ़ने में हमारी रेगुलरिटी नहीं आती या धारा प्रवाह में कमी होती है। तो इसका एक दूसरी तरफ है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। पहला ऑप्शन इसका ठीक मिल गया। तो पहले का होगा डी, दूसरे का होगा ए, तीसरे का होगा सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता आपका क्या होती है वो भी आप जानते हो। सृजनात्मकता वो होती है कि हम कोई नई चीज़ का सृजन करें। ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाह पढ़ने में कमी हो चुका है। मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत नहीं। चौथा आपका पहले ही हो चुका है। तो सृजनात्मकता का आपका इसमें जो आएगा वो आपका है मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, क्योंकि जब वो मूल संसाधनों के बारे में सोचेगा तभी वो किसी चीज़ को क्रिएटिविटी में लाके उस चीज़ का सृजन करने की क्षमता रख पाएगा। ठीक है, तो तीसरे का भी ऑप्शन ठीक हो गया। चौथा है अवधान कमी, अति सक्रियता, वृत्ति कम। तो चौथा बचा हुआ है जो आपका बचा हुआ है
वो आपका बच्चा आसानी से विचलित होने की आदत, तो यही आपका ठीक होगा। तो देखिए इसमें कौन सा सीक्वेंस सही चल रहा है। हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन इसमें जो है वो आपका ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है इसमें जो है हमको जो इसमें हमारा सीक्वेंस बना है वो पहले ऑप्शन से सही मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चों की गलतियाँ, चिल्ड्रंस एरर, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। अधिगम का एक भाग है तो उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि देता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। चौथा, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो पहला ऑप्शन है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। तो फ्रेंड इसमें ये ऑप्शन आपको होल्ड पे रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अधिगम का एक भाग है तो उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि रहता है। ये ऑप्शन पहले ऑप्शन से ज़्यादा बेटर है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वहीन है, ये गलत है। चौथा है प्रदर्शित करता है कि बच्चा कितना लापरवाह है, हमें बच्चे की इसकी कमियां नहीं दिखानी। तो तीसरा चौथा ऑप्शन गलत हो गया। पहले और दूसरे में आपको राइट टिक करना है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में एक क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर होते हैं, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पर टिक करना होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट है, इसलिए दूसरा जो आंसर होगा ये आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन को, असेसमेंट शुड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिटन टास्क। चौथा है एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए। शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी। तो फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम बालकों का समय समय पर मूल्यांकन करते हैं कि बालक में कितना सुधार हुआ। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 है केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए, गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, गलत है। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक। दूसरा है जानकारी को अर्जन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तीसरा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, इज चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। चौथा है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। तो फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं कि संरचनात्मक दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिव फ्रेम क्या होता है या कंस्ट्रक्टिव जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है। एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया, ये गलत है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, ये इसको हम होल्ड कर सकते हैं, कुछ हद तक सही है। तीसरा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, तो ये ऑप्शन भी थोड़ा ठीक है। चौथा है एक सक्रिय एवं सामाजिक अभिक्रिया, तो इसमें गाइस अगर देखा है तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, सॉरी सेकंड ऑप्शन सबसे कम गलत है, सबसे कम सही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया, ये तो पूरी तरह गलत है, हट जाएगा यहाँ से। तीसरा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। चौथा है एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स हमें जो संरचनात्मक होता है, जो हमें कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, वो एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक अपने जो है अनुभवों के आधार पर कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बहुत हद तक ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3, 4 में से चौथा ऑप्शन हम टिक करेंगे, चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उसकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटीज, द स्टूडेंट्स निश्चित हो जाते हैं तब सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। बिकम रिलैक्स एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट्स टू लर्न, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आते हैं। बिकम डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड, तीसरा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, चौथा सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। एंड ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। तो फ्रेंड इसके अंदर जब देखिए चौथा और चारों ऑप्शन में से पहला और निश्चित हो जाते हैं, सीखने में के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद करते हैं, तो शिक्षार्थी हमेशा प्रयास जो है वो करता ही रहता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा उत्साह भंग हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बच्चे को कोई बताएं, कोई उसकी सकारात्मक चीज़ बताएं तो बच्चा मोटिवेट तो होगा ही होगा, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह विद्या जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसके उदाहरण हैं।
पहला है निगमनात्मक विधि, दूसरा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, तीसरा है परंपरागत विधि, चौथा है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। तो फ्रेंड इसमें जो आपका ऑप्शन आपका आ रहा है निगमनात्मक विधि, ये आपका होगा नहीं, गलत है। दूसरा आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ये ऑप्शन जो है वो ठीक लग रहा है। तीसरा परंपरागत विधि, ये तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल नहीं होगा। चौथा है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो पर्सनल इंटेलिजेंस यहाँ पे नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। और आपका सिद्धांत है जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक डीमोटिवेटेड बच्चे के बारे में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया अनुवांशिकता एवं परिणाम अलग नहीं है। तीसरा अनुवांशिकता एवं परिणाम संबंधित नहीं है। चौथा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तो ये हतोत्साहित जो होता है वो उनका एक संवेग होता है। ठीक है, और पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं तो वो अपने आप को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप का संज्ञान ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि जो ऑप्शन ये कहे कि संज्ञान और संवेग की बात है, हमें उस ऑप्शन पे आना है। पहला ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, गलत है। दूसरा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, इसमें अनुवांशिकता और पर्यावरण का मतलब ही नहीं है। तीसरा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। चौथा है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। ऑप्शन 1 विद्यालय, नंबर 2 सरकार, नंबर 3 मीडिया, नंबर 4 परिवार। तो जैसा कि मैंने आपको पहले अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि इंसान का परिवार उसका प्राथमिक समाजीकरण का साधन होता है। नंबर 2 पे आता है परिवार के बाद विद्यालय, विद्यालय के बाद आता है आपका समाज। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ प्राथमिक पूछा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड जीन पियाजे का। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन क्या आ रहा है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं माना जाएगा। नंबर 2 पे है बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, तो बच्चे की सोच जो है वो क्वांटिटेटिव उसको हम नहीं कह सकते और ना ही हमको उसको कंपेयर करना है। ठीक है, और तीसरा आता है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। हाँ, तीसरा ऑप्शन ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो डाइवर्स होकर सोचता है, वो कई चीज़ों को सोचता है जो शायद बड़े नहीं सोच पाते। तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जेंडर का आया गया। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारण है। तो फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं कि जेंडर जो यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, वहाँ पे हम इसको जो मानते हैं, सबसे पहले हम इसको मानते हैं कि ये एक जो है सामाजिक संरचना है। जैविक निर्धारण भी है, लेकिन जहाँ जैविक निर्धारण और सामाजिक संरचना आएगा वहाँ हम सामाजिक संरचना को टिक करेंगे, क्योंकि सामाजिक संरचना जो होता है वो प्रायोरिटी हम को आ सकता है। और जैविक निर्धारण भी होता है जेंडर का, लेकिन जैविक निर्धारण वो उसका सेकेंडरी एस्पेक्ट होता है। जो उसका मेन एस्पेक्ट होता है वो आपका यही होता है, जेंडर जो होता है वो आपका सामाजिक संरचना के रूप में मानी गई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। हमें वो चीज़ ढूंढनी है जो हमें मैक्सिमम बताता है विकास के बारे में। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। दूसरा फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तीसरा सामाजिक, शारीरिक व्यक्तित्व एवं सेल्फ।
सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी, सेल्फ। चौथा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो फ्रेंड इसमें सारे ऑप्शन लगभग ठीक हैं, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जाना है, तो हमें वो चीज़ देखनी है जो सबसे ज़्यादा चीज़ कवर कर रहा है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, स्व। तो आध्यात्मिक इतना अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। आध्यात्मिक फिर से आ गया तो ये भी गलत है। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व आ गया। सेल्फ यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, स्व नहीं होगा। चौथा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य के, बच्चे के हर पहलू का विकास हो रहा है, शारीरिक भी, संवेगात्मक भी, सामाजिक भी और संवेगात्मक भी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण तर्क शामिल होता है। बुद्धि बहुआयामी, जिसमें बुद्धि परीक्षण द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न हो जाने वाली कई योजनाएं शामिल हैं। चौथा है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो फ्रेंड इसमें चारों ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं हमें मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही ढूंढना पड़ेगा। तो मोर अप्रोप्रिएट में यहाँ देखिए, यहाँ पे आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है कि बच्चा विविध तरीके से सोच सकता है। तो नंबर 3 ऑप्शन जो है वो नंबर जो बाकी जो ऑप्शन है उनसे ज़्यादा बेटर है, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। मतलब बुद्धि का जो व्यापक एवं बहुत ही अधिक इसका जो होता है प्रसार होता है। बुद्धि कई तरीके से हमारा जो होता है हमें विचार करने पे के लिए विवश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है प्रगतिशील शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? पहला निष्क्रिय अनुचारक के रूप में, जो गलत है। दूसरा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सही लग रहा है। तीसरा खाली स्लेटों के रूप में, गलत है। चौथा छोटे वयस्कों के रूप में, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बहुत सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। हमें बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए हमें जो है वो एक एटमॉस्फेयर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की साहब का। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक आनुवंशिक गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो हम सब जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो उन्होंने दिया था सामाजिक संरचना पे। तो उसमें आपका सामाजिक वाला ऑप्शन ठीक होगा, तो सामाजिक गतिविधि है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल में बच्चों को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशक व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता या इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, वर्तुल प्रतिक्रिया, सर्कुलर रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि इसमें जो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था या जिसे हम कहते हैं प्री प्रिपरेशनल स्टेज, तो इसमें जो आपका होगा लक्ष्य निर्धारित, ये आपको गलत हो जाएगा। विलंबित अनुकरण, ये भी गलत है। तीसरा विचारों की अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, बच्चा जो है अपने विचारों को पलट नहीं पढ़ पाता है, या जिसे हम अपलटाविता का नियम भी कहते हैं, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक बहुत ही बड़ा जो होता है एक ऑप्शन होता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है वो विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ये बिल्कुल ठीक है। अगर फ्रेंड इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी वीडियो हमारा देखना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा हर तरह से जो वीडियोस हैं आपको उसमें बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है फ्रेंड्स बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हमें वो चीज़ ऑप्शन ढूंढना है जो बच्चे और उसके अधिगम को सबसे ज़्यादा सही बताता है। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तंत्र, सीखने के लिए उसकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। इसमें ऑप्शन गलत है, क्योंकि केवल आनुवंशिकता इसका जो होगा वो मेन कारण नहीं होगा। नंबर 2 पे बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आता है सीमित करती है। तो हमें बच्चों को सीमित नहीं करना, हमें उसको बहुत सारे अवसर देने हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नंबर 4 पे आता सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। हाँ, ये ऑप्शन आपका ठीक है, लेकिन हम तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उसे पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों ही ठीक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें अप्रोप्रिएट है
वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। क्योंकि हमें जो होता है वो बच्चे को अधिगम जब वो बच्चा करता है, और अगर बच्चा सीखने में थोड़ा भी हमें थोड़ा लगता है कमज़ोर है, तो हम बच्चे को अधिक से अधिक पुरस्कार देकर उसका जो डीमोटिवेशन होता है उसको मोटिवेट करते हैं। और कभी कभी जब बच्चा थोड़ा सा मतलब अगर हमारे जो पढ़ाने के तरीके या बच्चा जो है थोड़ा शरारती होता है, तो हमें कहीं ना कहीं जो होता है उस बालक को थोड़ा सा सुधारना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 और 3 में से दोनों ऑप्शन काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन एनसीएफ जो कहता है वो कहता है कि बच्चों को आप मोटिवेट कर रही है, तो मोटिवेट हम उसको पुरस्कार दे के करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो बहुत हद तक ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर एमंगस दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आपका फ्रेंड्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। तो इसमें आपका जो ये पूछा गया है, ये आपको पूछा गया चालक विकास की दर या इंडिविजुअल वेरिएशंस, इसमें पूछा गया है। इंडिविजुअल्स जो है वेरिएशन पूछा गया, तो वो तो अधोगामी शीर्षगामी, ठीक है, अधोगामी शीर्षगामी ये जो आपका है। दूसरा स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म चालक विकास। तीसरा है सूक्ष्म चालक विकास और अपरिष्कृत चालक विकास। चौथा है शीर्षगामी और अधोगामी। तो फ्रेंड क्वेश्चन है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम जो होता है। तो फ्रेंड चालक विकास का जो क्रम होता है वो तो आपका होता है स्थूल चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन आपका आता है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। अर्थात हमें वह अवस्था ढूंढनी है जो आपका जो होता है वह अवधि जो वयस्कता, तो जिसमें आपका जो होता है बच्चा आपका जो होता है बिजी होना शुरू होता है, ठीक है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, मतलब हमें वो स्टेज निकालनी है जहाँ से बच्चा जो होता है वो आपका एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, चौथा है किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका होता है मध्य बाल्यावस्था ये आपका होगा नहीं, क्योंकि बच्चा जो मध्य बाल्यावस्था के बाद जो आता है उत्तर बाल्यावस्था आता है। दूसरा ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी आपका गलत होगा। तीसरा है बाल्यावस्था की समाप्ति, ये ऑप्शन काफ़ी हद तक ठीक है। चौथा है किशोरावस्था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ये देखना है वह अवधि जो वयस्कता को संक्रमण की पहल करता है। तो पहल जो उसकी होती है जहाँ व्यक्ति जो होता है वयस्क होता है वो किशोरावस्था से प्रारंभ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बहुत सही है। 3 भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जीन प्याजे साहब का है। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जीन प्याजे के अनुसार, ठीक है, जीन प्याजे साहब के अनुसार पूछा है। पहला ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है को उद्दीपन अधिक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण द्वारा एक विशेष तरीके के व्यवहार करने के द्वारा अनुबंधित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने एवं सीखना सिखाना जा सकता है। चौथा ऑप्शन है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं तथा जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो लर्निंग के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत दे दिए, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सिद्धांत दिया है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में पूछा गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये आपका होगन थ्योरी, ये इन्होंने दी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा है पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं दंड भी इनका सिद्धांत नहीं है, जो पूरी तरह से गलत है। चौथा ऑप्शन इसमें आता है अन्वेषण, या जिसे हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो हाँ, जीन प्याजे साहब ने ये जरूर कहा है कि बच्चा एक अन्वेषण करता होता है, तो हमें उसको अधिक से अधिक खोजने का अवसर देना चाहिए। तो फ्रेंड चौथा ऑप्शन जो आपका होगा वो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो उसका हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की रिफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज। पहला है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है भ्रांत वार्ता, तीसरा समस्यात्मक वार्ता, चौथा है अहम केंद्रित वार्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका आप जानते हैं भ्रांत वार्ता होगा नहीं, गलत है, ये पूरा था गलत है। समस्यात्मक होगा नहीं, प्रॉब्लमेटिक बच्चा है नहीं, तो वो गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका इगोइस्टिक स्पीच, वो भी नहीं है।
हाँ, बच्चा जो करता है उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के प्राइवेट स्पीच पे जो है वो जोर दिया है। तो पहला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुओं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसायों तथा रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या निर्देशित करता है? तो फ्रेंड, जैसे ही आप जानते हो, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप जेंडर भेद करते हो, जेंडर जब बायस करते हो, वो सब जो आपका कहलाता है वो आपका जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक प्रासंगिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, उसे हम क्या कर सकते हैं? उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, जो नहीं कर सकते, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी हम नहीं कर सकते। उसे शामिल कर उसका संचय करना चाहिए, उसे अस्वीकार करना चाहिए। हमें उसको कुछ भी अस्वीकार नहीं करना है। बच्चा जो भी चीज़ लेके आता है, वो एनसीएफ ये कहता है कि बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से आता है, हमें उसको साधन के रूप में देखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें शामिल करके वो उसका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन इसका जो है CDP का है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई को उसकी पत्नी की जांच जाननी जरूरी है, क्योंकि यदि वैसा करता है तो उसको पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत जो होता है वो आ रहा है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो, बच्चे को जो है एक दंड का आभास हो रहा है। बच्चे को लग रहा है कि अगर वो गलत करेगा तो उसे दंड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा ना जाकर सामाजिक क्रम नियंत्रक ये है नहीं, ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। और ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन है पनिशमेंट, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, ये सही हो सकता है, सही है ये बल्कि। तीसरा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये होगा नहीं। ठीक है, चौथा आपका इसमें आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका है वो 2 इज़ द राइट आंसर, दंड एवं आज्ञापालन अधिन्यास। तो फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पे हमारा जो है CDP 2019 का जो है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। फ्रेंड्स, आपसे फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि आप लोग का मोटिवेशन ही मेरा मोटिवेशन है। कोशिश करिए, मैं आपको इससे भी अच्छे वीडियो दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करना है, जिससे मैं आपको अधिक से अधिक और वीडियोस दे सकूं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और जय हो, जय हिंद।